गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 10 नंबर के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो आप लोग का सेट होगा वो 10 नंबर होगा। और खुशी की बात एक ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी दे रखा है, तो उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा इस विभाग में कौन सी सीट ज़्यादा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है जीके का महाकुंभ चल रहा है। जी बिल्कुल, 23 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट है। बिहार दरोगा का सेट भी चल रहा है, और सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं, बीएसएससी का और एनटीपीसी का भी प्रॉपर प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो आज की शुरुआत हम लोग अपना कर रहे हैं भाई। आज की शुरुआत क्लियर है। चलिए, हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। जी बिल्कुल, अगर आपका सुबह की शुरुआत अच्छी हो रही है यानी कि आपके लिए एक अवसर है। अगर सुबह की शुरुआत अगर बुरी है तो इससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं, जो आप लोगों का अभी 24 घंटा अभी से बचा हुआ है, ठीक है, कल सुबह तक, वो बिल्कुल बेखौफ रहिए, काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। इसलिए डोंट बी नेगेटिव। कह रहा है कि हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। जी बिल्कुल, आशीर्वाद तो आप लोग बड़ों का लेते रहो। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। वो वाली पेन दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल है वांडीवास का युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि वांडीवास का युद्ध जो है वो पहले भी हमने करा चुका है, ये समझ जाइए, तो आपका ये रिपीट होगा। ठीक है, वांडीवास का युद्ध। ठीक, वांडीवास का युद्ध जो है हुआ कब है, देखिएगा। वांडीवास का युद्ध, इसको हम लोग लगाएंगे कब, 1760 में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। एक्चुअली आप ऐसे 1760 लिखकर निकल जाएंगे, क्लियर है। लेकिन क्या 1760 ही में हुआ था? अगर डेट वहां पूछेगा तो आपके फंसने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो वैसे में हम यहाँ लिख लेंगे क्या चीज, 22 जनवरी। 22 जनवरी, यानी कि ये हुआ है कितने तारीख को, 22 जनवरी 1760 को। क्या चीज, मैं वांडीवास की युद्ध की बात कर रहा हूँ, वांडीवास की युद्ध की बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली जो वांडीवास की युद्ध है, ठीक है, तो वो दो पार्टियों में होता है, दो पार्टियों में होता है। कौन कौन सा, तो एक तरफ है अंग्रेज और एक तरफ है फ्रांसीसी, एक तरफ है फ्रांसीसी, क्लियर है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इतना क्लियर है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगर मैं बात करूं कि फ्रांसीसी की तरफ से कौन था, फ्रांसीसी की तरफ से कौन था, तो फ्रांसीसी की तरफ से थे कैप्टन कैप्टन डी लाली, कैप्टन डी लाली। जबकि अंग्रेज की तरफ से जो था वो थे आयरकुट, आयरकुट। और एक बात याद रख लीजिए मेरे भाई, कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इतना कूटा कि ये वांडीवास का युद्ध है जो फ्रांसीसियों को पूरी तरह क्या किया, समाप्त कर दिया इस पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए, वाणिवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ, 22 जनवरी 1760, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज में कौन था, आयरकुट, जबकि फ्रांसीसी में कौन था, कैप्टन डी लाली। ठीक है, यहीं से आते हैं एक और युद्ध आप लोग पढ़ लेते हैं। युद्ध से तो पहले बेटर ये है कि पहले हम लोग ये जान लें कि वांडीवास, जो हमने आपको नाम बताया ना, वांडीवास, वांडीवास एक्चुअली है कहाँ, वांडीवास स्थान, वांडीवास स्थान तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाबू। नेक्स्ट लगाइएगा विद्रा का युद्ध,
वेदरा का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेदरा का युद्ध हो जाएगा। और वेदरा का युद्ध आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच है। तो वेदरा का युद्ध हो जाएगा पहले 1759 में, 1759 में अंग्रेज अंग्रेज और डचों के बीच, ठीक है। वेदरा के युद्ध में डच जो है ना वो पूरी तरह हार जाते हैं, जबकि अंग्रेज जो है वो जीत रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेदरा की। और ये जो वेदरा है ये है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। ये पहले भी आपका कराया जा चुका है। कर्नाटक युद्ध टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 3। किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले था, सबसे जो पहली संधि हुई वो हुई कौन सी, सबसे जो पहली संधि हुई वो हुई इला सापला की संधि, ठीक है। लगा लेंगे उत्तर, इला सापला की संधि, इला सापला की संधि, इला सापला की संधि, ये लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इला सापला की संधि देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद कौन सा है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसके बाद कौन सा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये टोटल कितने युद्ध हो गए, टोटल हो गए 3। अब इसका हमें डेट याद करना होता है, ठीक है। 1746 से 48, 1748 से 54 और 1756 से 1763 तक, ठीक है। चलिए ये चीजें तो हो गई, ये चीजें तो हो गई। थोड़ा सा रुक जाइएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये चीजें तो यहाँ पर होगी 1746 से 48, 48 से 54 और 56 से क्या चीज, 63, ठीक। अब इसमें आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था कि अगर हम लोग लिखेंगे ए पा पे तो तीनों का हम लोग संधि लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहला है इला सापला की संधि, इला सापला की संधि, पा फॉर हो जाएगा पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, एंड पे फॉर हो जाएगा पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि एला सापला की जो संधि होगी ना, कभी भी क्या होगा तो युद्ध के अंत में होगा। तो जब भी पूछेगा कि एला सापला की संधि हुई कब, तो हम लोग लगा देंगे 1748, ठीक है। पांडिचेरी की संधि हुई कब, क्योंकि युद्ध कब हुआ है, युद्ध इतने सालों के बीच हुआ है, लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तब जाके होती है क्या चीज, संधि। तो इसके लिए जो डेट है वो है 1754 और कहीं कहीं 55 भी लिख देता है। इतना क्लियर है। पेरिस की संधि कब हुई, 1763 में। क्लियर है। अब आते हैं, आप देखिएगा ना तो इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर है, 7 साल का अंतर है। इसलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध को, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तृतीय कर्नाटक युद्ध को, युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया, युद्ध कहा गया। इतना क्लियर है। यानी कि सप्तवर्षीय कहने का मतलब है कि 7 साल लड़े जाने वाला युद्ध कहलाया। अच्छा एक डेट और भी याद कीजिए कि 1757 के बीच में, 1757 के जो बीच में है, ठीक है,
1757 के बीच में, 1757 के बीच में एक आएगा 1760, 1760। और आपको पता होना चाहिए कि 1760 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो वांडी वास का युद्ध, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही रूप है। कौन सा रूप है बाबू, तो वांडी वास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। क्यों, क्योंकि वांडीवास का युद्ध होता कब है, 1760 में। अगर मैं डेट पूछूं कितने तारीख को, तो 22 जनवरी को। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब सवाल आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, चलिए इतना मिटा देते हैं, ठीक है, इतना मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध तो किसके किसके बीच था, अंग्रेज, अंग्रेज और प्लस फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। क्लियर है, चलिए इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न यूरोपीय कंपनियों में से व्यापारिक रूप से अंत में आए, अंत में आने वाले जो व्यक्ति हैं, जो व्यापारिक कंपनियां हैं, वो कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। अंत में जो व्यापारिक कंपनियां आ रही हैं, उसमें से ये कौन है, फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी कब आते हैं, तो 1664 में आए, 1664 में आए। लेकिन आने के बाद उनके साथ कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ पर बंगाल में जो है, उनके लिए कोई राजा है जो फरमान जारी करता है। तो सवाल यही पूछता है कि फ्रांसीसियों को बंगाल में फरमान जारी करने वाला शासक का नाम क्या था। देखिएगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि फ्रांसीसियों को बंगाल में, बंगाल में जारी करने वाला, ऐसे नहीं, बंगाल में, बंगाल में फरमान, फरमान जारी करने वाला, करने वाला शासक, फरमान जारी करने वाला शासक, जो शासक था ना बाबू, वो कौन था, तो वो था औरंगजेब, औरंगजेब। इतना क्लियर है, औरंगजेब, औरंगजेब जो है ये इनको जारी करते हैं कब, 1792 में, 1792 में। इतना क्लियर है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच की, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच की। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में और भी डिस्कशन है, और भी डिस्कशन है, ठीक, देखिएगा, फ्रेंच से याद आया, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनियों का, फ्रांसीसी कंपनियों का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्रांसिस, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लेकर तो कोई और आता है, लेकिन यहाँ पर बस्तियों का जो निर्माण है, जो फ्रांसीसी बस्तियां जो गठित हुई हैं, जो फ्रांसीसी बस्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, उनके लिए ये कहा जा रहा है। तो एक्चुअली तो सवाल ये भी आता है ना कि फ्रांसीसी बस्तियां कौन कौन सी थी, फ्रांसीसी बस्तियां, फ्रांसीसी बस्तियां थी, कौन कौन सी थी बाबू, तो देखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग ट्रिक हमेशा याद कर लेंगे, ठीक है, कभी फंसिएगा नहीं। क्या था, तो चाय कप, और इसी में एक है माए कप। देखिएगा, चौफर, चौफर चंद्रनगर, याफर, यनम, याफर,
यनम, कॉफर, कराईकाल, कराईकाल एंड पॉफर, पांडेचेरी, पांडेचेरी, मॉफर, माहे, माहे, यफर, यनम। और ये जो वाला जो कप है, ये वाला जो कप है और ये कप दोनों एक ही है, तो कफ और यहाँ भी लिख देते हैं कराईकाल, कराईकाल एंड पफ और पांडे चेरी, पांडे चेरी। इतना क्लियर है। ये थी फ्रांसीसी बस्तियां, फ्रांसीसी बस्तियां। अब आते हैं, अब आ जाते हैं, देखिएगा फ्रांसीसी बस्तियां। देखिएगा एक सवाल बनता है, एक सवाल ये बनता है, सवाल सवाल ये पूछेगा कि पांडेचेरी को, पांडेचेरी को डचों ने, डचों ने फ्रांस से छीन लिया, छीन लिया। जी बिल्कुल। जब छीन लिया तो छीना कब, जब छीन लिया तो छीना कब, ठीक है, तो हो जाएगा क्या चीज, 1693 में, 1693 में इसने क्या किया है, इसने किया है छीन लिया है। 1693 नहीं, 1793 इसको, 1793 में, ठीक है। और यहाँ पर रिजवी की संधि होती है, रिजविक की संधि। तो रिजविक की संधि जो होती है, ठीक है, रिजविक की जो संधि होती है वो होती है, रुक जाइए रुक जाइए, 1693 तो बहुत ज्यादा चला गया, 1693, तब रिजविक की जो संधि है वो हो जा रही है 1697 में। एक बार फिर से आते हैं, फ्रांसीसी कंपनियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन, फ्रांसिस मार्टिन। ये फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी बस्तियां थी कौन कौन सी, चाय कप, माय कप, ये छोटा सा ठीक है। पांडेचेरी को डचों ने फ्रांस से छीन लिया, जी बिल्कुल छीन लिया। तो छीना कब, 1693 में। और छीनने के बाद दोनों को फिर क्या किया गया कि फिर जो डच है ना वो पांडेचेरी को सौंप देते हैं, किसे, तो फ्रांसीसियों को। तो उसी में एक संधि होती है जो कहलाती है क्या चीज, रिजवी की संधि। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी जो है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है देख लेते हैं। धूपगढ़ चोटी जो है वो स्थित है, आप लोग लगा लीजिएगा क्या चीज, सतपुड़ा, सतपुड़ा। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग ये भारत देखते हैं, ये भारत, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर कुछ नदियों का बहाव है, कुछ पर्वत है, ठीक है। जैसे में एक हो जाएगा ये, ठीक। अब आते हैं ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या, देखिएगा। तो सबसे पहला है विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी। उसके बाद ये वाला जो है वो है नर्मदा नदी, ये जो है ये है नर्मदा नदी। ये जो है ये है सतपुड़ा, और ये जो है ये है ताप्ती, ताप्ती। यानी कि सिंपल सा आपके सामने सवाल बनेगा कि सतपुड़ा जो है, ठीक है, सतपुड़ा जो है, तो सतपुड़ा नर्मदा एवं एवं ताप्ती नदियों के बीच, नदियों के, नदियों के बीच का पर्वत है, बीच का पर्वत है। इतना क्लियर है। डायरेक्ट सतपुड़ा का चर्चा हम लोगों ने किया है, ठीक है, सतपुड़ा। अब देख लेते हैं कि जो हमारा सतपुड़ा है, जो हमारा सतपुड़ा है वो बिल्कुल ऐसे फैला है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये है राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी, की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा है वो है मैकाल की पहाड़ी, सॉरी महादेव हो जाएगा, महादेव की पहाड़ी।
महादेव की पहाड़ी, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा क्या चीज, मैकाल। मैकाल। तब देखिए एक सवाल बनेगा, सवाल क्या बनेगा, सवाल कह देगा कि पश्चिम से लेके पूर्व तक आप इसका क्रम सजाए। ठीक है, तो ये भाग जो है ये पश्चिम है, ये भाग जो है ये पूर्वी है, और ये जो है ये कौन सा भाग है, तो मध्य भाग है। क्लियर है। सतपुड़ा पर्वत इतना बड़ा है कि इधर वाला जो कहलाएगा वो राजपीपला की पहाड़ी कहलाएगी, महादेव की पहाड़ी कहलाएगी, और ये मैकाल की पहाड़ी कहलाएगी। एक बात और कि सिंपल सा यहाँ पे सवाल भी बन सकता है। सवाल क्या बन सकता है कि राजपीपला की पहाड़ी स्थित है, तो राजपीपला की जो पहाड़ी स्थित है वो हो जाएगा आपका गुजरात प्लस महाराष्ट्र, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। महादेव की जो पहाड़ी है वो सिंपल सा बस एक ही राज्य में है, किसमें, एमपी में। और ये जो मैकाल की पहाड़ी है वो फैला है एमपी प्लस छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। क्लियर है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज, हम लोगों ने पढ़ा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ, सतपुड़ा रेंज में, और अभी तक ये पूरा क्या है, सतपुड़ा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सतपुड़ा है कहाँ, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच का। ये देखिए नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती के बीच में कौन सा है बाबू, सतपुड़ा है। ये क्लियर हो गया। अगर हम एक पर्वत ऐसे डाल दिए, अगर ये सतपुड़ा है तो सतपुड़ा का पश्चिमी जो भाग है, सबसे इधर वाला भाग राजपीपला की पहाड़ी, बीच वाला भाग तो महादेव की पहाड़ी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैकाल की पहाड़ी। इतना क्लियर है। चलिए अभी आते हैं, अभी धूपगढ़ तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी सिर्फ सतपुड़ा हुआ है। अब आते हैं सतपुड़ा में और भी आगे। ठीक है, और भी आगे आ जाते हैं। ठीक, देखिएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अब हो जाएगा क्या चीज, धूपगढ़ी। अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, सवाल के पास। टोटल कितना मीटर बाबू, 1350 मीटर। इतना क्लियर है। लेकिन अगर आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा दे, कहे कि सतपुड़ा की दूसरी सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या चीज, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। इतना क्लियर है। और अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1050 मीटर है। इतना क्लियर है, 1050 मीटर। ठीक, सबसे पहला पूछेगा तो धूपगढ़ी, दूसरा पूछेगा तो अमरकंटक। धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, और इसका कितना है, 1050 मीटर। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो अमरकंटक है ना, ये जो अमरकंटक है, तो अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से क्या होती हैं, तीन नदियां निकलती हैं। तीन नदियां में एक नदी उत्तर की तरफ, एक नदी पश्चिम की तरफ, और एक नदी पश्चिम की तरफ, एक नदी पूर्व की तरफ। तो देखिए उत्तर की तरफ जो नदियां निकलती हैं उसको सोन बोलते हैं। ये किधर है, ये नर्मदा है, और ये कहाँ है, महानदी है, महानदी। क्लियर है। लेकिन अब थोड़ा आप देखिएगा, एक चीज, एक कंसेप्ट लगाइएगा, इसको ना थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्योंकि अमरकंटक अगर पहाड़ी है तो अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है वो इधर बहेगी, नर्मदा नदी, और इधर बहेगी क्या चीज, महानदी। क्यों, क्योंकि पूरे भारत में, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं नदियों की, तो नदियों का विकास हुआ कैसे है, देखिएगा। ये महानदी जो है ना, ये इधर उड़ीसा में जाके गिर जाती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है ये इधर आ जाती है, और यहाँ पे क्या है, अमरकंटक है। और जो सोन नदी है ये इधर आकर और गंगा में मिल जाती है। इतना समझ में आ रहा है। ये कौन सी पहाड़ी है, ये है आपका क्या चीज, अमरकंटक, अमरकंटक। और इसके पूर्व की तरफ निकलने वाली जो नदी है, पूर्व की तरफ निकलने वाली नदी जो है वो क्या हो जाएगी बाबू, महानदी हो जाएगी, महानदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी। और ऊपर जो गई है ये कौन सी नदी है, सोन नदी। इतना क्लियर है। हम लोग पढ़ लिए क्या चीज, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट आते हैं। 1 घंटे का वीडियो बनता है, 1 घंटे में ही सारे
चीज कराने होते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अगर कुछ छूट जाए तो फिर उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी लगा लेंगे बाबू, क्या चीज? अनाई मुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी। अमरकंटक के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, दोदा बेटा के बारे में हमने पढ़ लिया, कब? पिछले वाले सेट 9 में, ठीक है। चलिए आते हैं अनाई मुड्डी। देखिएगा एक सवाल है कि अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग लगा देंगे क्या चीज? अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी, ये अनाई मुड्डी सबसे ऊपर है, अनाई मुड्डी। और अगर आपसे पूछेगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तब भी उत्तर क्या हो जाएगा? अनाई मुड्डी। इतना क्लियर है? अनाई मुड्डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनाई मुड्डी। अब आते हैं, आप कहोगे कि सर ये दक्षिण तो समझ में आया, अभी एक्चुअली पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं भारत के नक्शा पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो भारत का नक्शा बिल्कुल ऐसे है, तो ऐसे में जो भी चीजें यहाँ पर हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको बोलते हैं क्या चीज? पश्चिमी घाट। क्लियर है? ये जो चीजें हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? पूर्वी घाट। तो आप मुझे बताएं अभी चर्चा किसकी हो रही है? अभी चर्चा हो रही है किसकी? पश्चिमी घाट की। अब देखिएगा पश्चिमी घाट दो भागों में बटा है, और बांटने वाला पता है क्या है? बांटने वाला जो है एक अक्षांशीय रेखा है, और कितना डिग्री? तो 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश। देखिएगा ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये दो भागों में बटा है, तो ये 16 डिग्री अक्षांश है। ये ऊपर का भाग, ठीक है, देखिएगा बाबू कि ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी, और नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी। इतना कंसेप्ट क्लियर है? मैंने क्या किया कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची बिंदु अनाई मुड्डी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची बिंदु अनाई मुड्डी। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है कौन? 16 डिग्री, एक बना उत्तरी, एक बना दक्षिणी। अब देखिएगा जो उत्तरी है वो क्या है? जो उत्तरी है वो पतला है, जबकि दक्षिणी है वो चौड़ा है। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि उत्तरी भाग के अपेक्षा दक्षिणी भाग चौड़ी है क्या? तो आप कहिएगा जी हाँ बिल्कुल। यहाँ फिगर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश भी की है कि ये वाले जो भाग है ये क्या है? ये पतला है, जबकि ये वाला भाग क्या है? चौड़ा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इतने हो गए, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, और भी तो कुछ छूट रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें ये भी सवाल पूछता है कि उत्तरी भाग की सबसे ऊंची बिंदु और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची बिंदु, ठीक है, लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिएगा उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कलसूबाई। लेकिन सवाल बदल जाएगा, कहेगा उत्तरी पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तब यहाँ उत्तर भी बदल जाएगा और ये हो जाएगा महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर, वहीं से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं कि दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ये दक्षिण भाग की बात कर रहा है, दक्षिण भाग की, तो हम लगा देंगे क्या चीज, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। लेकिन दक्षिण पश्चिमी घाट की क्या चीज बाबू, दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा क्या चीज, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। इतना क्लियर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि अगर ये पश्चिमी घाट है, अगर ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट देखिएगा, पश्चिमी घाट अगर ये है, तो इधर का जो भाग है, ये बीच से काटने वाला कौन डिग्री है, 16 डिग्री। ये ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। अब उत्तरी भाग में पूछा है कि उत्तरी भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलसुबाई है। दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है। उत्तरी भाग में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर है। और यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्रह्मगिरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है, कार्डेमम के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके थे। ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर चाय होता है, काजू होता है, इलायची होता है, ठीक है। कह रहा है कि कार्डेमम की पहाड़ी की नाजू की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है, ऑप्शन लगा लेंगे, केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु। देखिएगा, भारत में ऐसे, भारत का भारत का दक्षिणतम पर्वत, पर्वत क्या हो जाएगा बाबू, कार्डेमम, कार्डेमम। कार्डेमम इंग्लिश रूप है और इसका हिंदी रूप है क्या चीज, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इस देखिएगा, कार्डेमम के दक्षिण में, कार्डेमम के, कार्डेमम के दक्षिण में एक और भी पर्वत है, इसको बोलते हैं नागरकोयल, नागरकोयल पहाड़ी है, नागरकोयल पहाड़ी है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और टाइमिंग कितना हुआ है, तो देख लीजिएगा इधर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, 6 हुआ क्या, हाँ 6 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने उत्तर क्या लगाया, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट 7 कह रहा कि भारत की संघात्मक अवस्था नहीं भाई, संघात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर अवस्था नहीं होगा, यहाँ व्यवस्था होगा। व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो संघ का बात किया है ना, संघ आया कहाँ से है, संघ आया है कहाँ से, कनाडा से। संघ आया है कहाँ से, कनाडा से। क्लियर है। अब बिल्कुल सवाल ऐसे ही पूछेगा, देखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत में संयुक्त अधिवेशन, भारत में संयुक्त अधिवेशन कहाँ से आया है। फिर पूछेगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से आया है, तो ये हो जाएगा बाबू कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इतना क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं, अब आते हैं, आपसे पूछेगा बाबू कि प्रस्तावना, प्रस्तावना ये कहाँ से आया है, अमेरिका से। लेकिन फिर पुनः सवाल पूछ देगा, पुनः सवाल पूछ देगा कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसी में भी और भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं तो देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य,
संघराज्य संघराज्य संबंध, संघराज्य संबंध, ये भी आया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। संघराज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। इतना क्लियर है। फिर आते हैं राज्यों के बीच, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का जो बंटवारा है वो आया है कहां से? कनाडा से। शक्तियों का जो बंटवारा है वो आया है कनाडा से। नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। आपको पता है मैंने डायरेक्ट बताया था कि वैसी शक्ति जो किसी के पास नहीं हो और जो बच जाता है तो वो दे दिया जाता है किसको? केंद्र को। तो अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में रहेंगी, केंद्र में रहेगी। और यह बात भी उठ के आया है कहां से? कनाडा से। यह बात भी उठ के आया है कहां से? कनाडा से। आप मुझे ये बताएंगे कि शून्यकाल, शून्यकाल आया है, शून्यकाल किसकी देन है और कहां से आया है? कुछ बताएंगे? शून्यकाल क्या? भारत से, भारत से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 नंबर, 8 नंबर जो है कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवस्था है, व्यवस्था है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो भारत और यूएस दोनों में है, इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है दोबारा विचार करना, लेकिन किन बातों पर विचार करना? जो न्यायालय ने किसी आदेश को जारी कर दिया। जैसे मैं कहूंगा कि दीपेश को इस बार फांसी पे चढ़ाओ, ठीक है, तो दोबारा इस बात की वो पुष्टि कर सकते हैं कि नहीं नहीं वो गलत गलत हो गया था। ठीक है, तो दीपेश को इस बार क्या करो कि 10 साल की ही सजा दो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या चीज? न्यायिक पुनर्विलोकन, दोबारा जाकर उसका अवलोकन करना। ये बात उठ के आई कहाँ से आई? यूएसए से उठ के आया, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में है कहाँ? तो वर्तमान में भारत में भी है और यूएसए में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन, चलिए अमेरिका से। तो देखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उसके बाद जनहित याचिका, बिल, जनहित याचिका, याचिका, ये सब उठ के आया है कहां से? उठ के आया है अमेरिका से, अमेरिका से। उसके बाद अगर पूछ देगा कि महाभियोग, महाभियोग, तो ये भी उठ के आया है कहां से? अमेरिका से। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है 9 नंबर कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से आया है? देखिएगा उद्देशिका को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? दूसरे शब्दों में कहा गया है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना उठ के आया है कहां से? आया है अमेरिका से, अमेरिका से। देखिएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना, या इसी को कहता है क्या चीज कहता है बाबू? उद्देशिका, उद्देशिका, या फिर इसी को कहता है क्या चीज? प्रियम्बल, प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ, एक बार संशोधन हुआ। थोड़ा टाइम देखिएगा ना इसमें कितना हुआ। एक बार संशोधन हुआ। संशोधन कब हुआ बाबू? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में। कितना में? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब किया क्या गया इसमें? इसमें आखिर किया क्या गया? तो देखिए क्या किया गया इसमें, क्या किया गया कि समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए प्रस्तावना को, प्रस्तावना को देखिएगा संविधान का भाग, इसको आगे से लिखवाते हैं, रुक जाइएगा।
इतना हो गया। एक बार फिर से, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उद्देशिका कह देगा, प्रस्तावना कह देगा, क्या है? एक ही है। तो एक बार ही इसका अभी तक संशोधन हुआ है, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और क्या हुआ कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा उद्देशिका के बारे में, ठीक। उद्देशिका, उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रस्तावना। एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, भाग है। अगर संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, तो फिर एक व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है? कि संविधान का भाग, संविधान का भाग नहीं है। एक व्यक्ति ये बोलता है कि संविधान का भाग नहीं है, ठीक। अब आते हैं सेकंड। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि संविधान का भाग है तो संशोधनीय है, संशोधनीय है। जब ये कहता है कि भाग नहीं है तो संशोधनीय, संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं है। अब ये दोनों बात कहते कौन कौन है? दोनों बात कहते कौन कौन है? तो ये है केशवानंद, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। लेकिन ये बात कहने वाला कौन है मेरे भाई? बेरुबारी, बेरुबारीवाद, बेरुबारीवाद। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। दांत मुख्यतः रूप से बना होता है किस चीज का? तो उत्तर लगाएंगे क्या चीज? डेंटाइन, डेंटाइन से बना होता है, ठीक है। तो देखिएगा दांत के प्रकार, जो हम लोग हर बात पे दिखा देते ना है करके, इसी के बारे में पूछा है। दांत के प्रकार होते कितने हैं? 4। कौन कौन सा होता है? इंसीजर, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, और एक होता है मोलर। क्लियर है? प्री मोलर, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है? चौथा है। सवाल पूछेगा हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। चलिए दांत के प्रकार। नेक्स्ट, आर्य कारक ने अपना नाम किस जानवर पर रखा है? देखिएगा आर्य कारक जो है ना, आर्य कारक वो बंदर से बना है, ठीक है। तो बंदर का नाम था, बंदर का नाम, बंदर का नाम क्या था? तो मकाका, मकाका रीसस, मकाका रीसस, ठीक है। मकाका रीसस। आरएच फैक्टर, आरएच की खोज, आरएच की खोज 1940 में, 1940 में। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था क्या चीज? लैंड स्टीलर, लैंड स्टीलर और विनर। देखिएगा ये आरएच फैक्टर होता क्या है? इसी को रीसस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीसस नामक बंदर से पाया गया, इसलिए इसको रीसस बोलते हैं। जिस जिस खून में, जिस खून में आरएच है, आरएच है, तो खून, खून पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और जिस खून में आरएच नहीं है, नहीं है, तो खून, खून क्या होगा? निगेटिव होगा। बस अभी आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। बाकी फिर और आगे चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है? ऑप्शन लगा देंगे, क्या चीज? ऑप्शन लगा देंगे बी, एक भ्रूणीय संयोजी उत्तक है, भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। अगर पूछेगा कि रक्त क्या है, तो रक्त भी क्या है? एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक करते क्या है? तो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन लगा लेंगे इसमें बी, ऑप्शन लगा लेंगे बी। चलिए इसमें एक डिस्कशन करा रहे हैं, ठीक है। अस्थि में प्रोटीन, अस्थि की प्रोटीन, अस्थि की प्रोटीन, और एक होती है उपास्थि की प्रोटीन,
ठीक है। अस्थि की प्रोटीन, तो अस्थि की प्रोटीन में ओसिन हो जाएगा, ओसिन, और इसकी क्या हो जाएगा, कोड्रीन। कोड्रीन, इतना क्लियर है? ठीक है, बस थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, कहाँ पर मापी जाएगी बाबू? यहाँ पर आप लगा लेंगे क्या चीज, रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, ये देखिएगा यही रिक्टर पैमाना है, ये यहाँ पर कम तीव्रता है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, ये ज्यादा तीव्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो ज्ञात की जाती है कहाँ से, कहाँ से? हाइग्रो आर्द्रता के लिए है बाबू, हाइग्रो, ये बार बार करा चुका हूं मैं। हाइग्रो कहाँ के लिए? आर्द्रता के लिए। हाइड्रो कहाँ के लिए? पानी के घनत्व के लिए। ठीक है, लैक्टोमीटर कहाँ से आया था? तो लैक्टोमीटर दूध में लैक्टोज की मात्रा प्राप्त करने के लिए इसका हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर तत्व, ये बिल्कुल थोड़ा अजीब है, देखेगा। अगर तत्व पूछा है, तत्व पूछा है तो लोहा, अगर तत्व पूछा है तो लोहा, लोहा। अगर पूछेगा पदार्थ, पदार्थ, तब हो जाएगा क्या चीज, हीरा। पदार्थ पूछेगा तो हो जाएगा हीरा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, रुक जाइएगा, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तत्व पे डायरेक्ट लेके चल रहे हैं किसका, हीरा को। ठीक है, हीरा को। ठीक है, हीरा का यहाँ फिगर बना हुआ है। चलिए इतना तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं, आज हम लोगों ने कौन सा सेट देखा है? आज हमने देखा है सेट नंबर कितना, 10। क्लियर है? तो आगे आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस सेट जा रहा है आपका जीके जो है वो बिल्कुल बूस्ट होगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को और धार दें और मजबूती दें। बाकी हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पर, सुबह 7 बजे ये वीडियो शूट होता है, तो 7 बजे से 8 बजे ये वीडियो चलते हैं। तो कल का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होने वाला है सेट नंबर कितना, 11। बिल्कुल, धन्यवाद।